वेलकम स्मार्ट एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज फिर से हम लेकर आए हैं मे कॉन्ग सी लिए यानी ब्यूटी हॉरर सीरीज का एक नया एपिसोड मौत का खेल यानी डेडली ट्रूथ और डेयर गेम। तो कहानी शुरू होती है एक परेशान और डरी हुई औरत से। वो घबराई हुई हालत में एक किराना दुकान कन्वीनियंस स्टोर में घुसती है। जैसे ही वो सामान खरीदने लगती है अचानक दुकान का फोन बज उठता है। शुरुआत में उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने फोन रखा उसने औरत से एक डरावना सवाल कर दिया, सच या साहस? जिजेल। यह सुनते ही औरत पूरी तरह से डर गई। वो साफ तौर पर इस गेम को खेलना नहीं चाहती, लेकिन जैसे उस पर किसी और का कंट्रोल हो। वो अचानक एक पेट्रोल का बोतल उठाती है और उसे वहाँ खड़े बाकी ग्राहकों पर उड़ेल देती है। फिर माचिस जलाती है और भयानक आग में सबको जिंदा जला डालती है। अब सीन शिफ्ट होता है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स स्प्रिंग ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। छोटी सी और प्यारी सी लड़की शाओमेई पहले तो जाने को मना कर देती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड एरोगेंट पर जोशीली एयर कुई ईयर सीवी उसे मना ही लेती है। अब जब सब लोग ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं, एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। शुरुआत में सब बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन आखिरी दिन वो सब एक पार्टी में शामिल होते हैं। वहीं शाओमेई को एहसास होता है कि एयर कुई फिर वही पुरानी हरकत दोहरा रही है, अपने बॉयफ्रेंड डा जुआंग को धोखा देकर दूसरे लड़कों के साथ छेड़छाड़। शाओमेई गुस्से में उसे खींचकर बाहर ले आती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड को सौंप देती है। अब अकेली शाओमेई बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक लेती है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक अजनबी से। कार्टर की मजाकिया और कूल पर्सनैलिटी से शाओमेई काफी इंप्रेस होती है। पार्टी खत्म होने के बाद सबको लग रहा था कि मस्ती यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कार्टर ने कहा एक जगह है बहुत मजेदार, चलो वहाँ चलते हैं। सब लोग मान जाते हैं और एक सुनसान उजाड़ गिरजाघर जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है शमशान में पहुँचते हैं। कार्टर ने पहले से दारू का इंतजाम भी कर रखा था। शाओमेई एक वीडियो ब्लॉगर होती है, तो वो वहाँ घूमने और तस्वीरें खींचने लगती है। इसी दौरान उसे कुछ अजीब सी गंध महसूस होती है। जैसे ही वो पलटती है पीछे एक परछाई दिखाई देती है। घबराकर जैसे ही खड़ी होती है निकोल उसे आवाज देकर बुलाती है गेम खेलने। अब शुरू होता है असली खेल। कार्टर की सलाह पर सब मिलकर सच या साहस ट्रूथ और डेयर खेलर पटीन पड़े से खेलने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, पुराना चर्च और अंधेरा माहौल। ऐसे में ये गेम और भी डरावना लगने लगता है। अब बारी आती है एयर कुई की। उसने चुना सच। टाइसन ने उससे एक चुभता हुआ सवाल पूछ लिया, जिसके बाद सब चुप हो जाते हैं। हालांकि एयर कुई को लगता है कि टाइसन मजाक कर रहा है, लेकिन वो फिर भी खफा हो जाती है। इस सिचुएशन को संभालने के लिए शाओमेई फटाफट टॉपिक बदल देती है। अब बारी आती है कार्टर की। उसने भी सच चुना। लॉरा उससे पूछती है, क्या तुम शाओमेई के पीछे कुछ इरादे से आए हो? और कार्टर का जवाब सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हाँ, मैं जानबूझकर शाओमेई के करीब आया हूँ, क्योंकि वो आसान टारगेट लगती है और हम सबको यहाँ लाना ये भी एक प्लान का हिस्सा था, ताकि मैं बच सकूं, वरना मैं मर जाऊंगा। कहकर कार्टर वहाँ से जाने लगता है। शाओमेई उसके पीछे भागती है और पूछती है कि ये सब क्या है। कार्टर कहता है कि ये गेम साधारण गेम नहीं, एक बार इसमें शामिल हो गए तो इसे खेलते रहना पड़ेगा, वरना मौत निश्चित है। शाओमेई को लगता है वो मजाक कर रहा है और वो उसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब वो वापस मुड़ती है तो पाती है कि एयर कुई और बाकी दोस्त अचानक गायब हो गए हैं। वो घबरा जाती है। इसी वक्त किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ती है तो देखती है डा जुआंग है। बाकी सब दोस्त भी मौजूद हैं। कार्टर की बातें सिर्फ एक भ्रम थी या फिर कुछ और? सीन बदलता है। सब वापस कॉलेज लौट आते हैं। शाओमेई अपनी डेस्क पर बैठी होती है। तभी वो नोटिस करती है कि मेज पर लिखा है सच या साहस। उसे लगता है कोई दोस्त मजाक कर रहा है, पर जब वो घर लौटती है फिर से उसे वही लाइन कागज पर दिखती है। अब उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है एक अजनबी आदमी उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है। इसी दौरान एयर कुई उसके रूम में आती है, जो उस रात के बाद उससे नाराज थी। अब वो माफी मांगने आई है। शाओमेई भी कहती है कि वो डा जुआंग को बस दोस्त मानती है। दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं और अपनी पुरानी कसम को याद करती हैं। अगले दिन शाओमेई लाइब्रेरी में एयर कुई को ढूंढने जाती है। तभी एक औरत उसे अजीब ढंग से देखकर हंसती है। फिर चारों तरफ लोग उसे घेर लेते हैं। सबकी आंखें शाओमेई पर टिकी होती हैं, डरावनी जो अजीब सी निगाहें। उसी वक्त डा जुआंग भी वही सुनता है, सच या साहस। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। शाओमेई उसे रोकना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कैसे बताए। इससे उसकी और एयर कुई की दोस्ती फिर से टूट जाती है। उसी रात निकोल एक बार में है, तभी एक औरत आकर उससे वही सवाल पूछती है, सच या साहस? निकोल सोचती है कुछ मजेदार होगा और साहस चुनती है। औरत कहती है जाओ और टेबल पर खड़े होकर पैंट उतारो। निकोल मजे में मान जाता है, लेकिन जैसे ही सब लोग शोर मचाते हैं वो डर कर रुक जाता है। तभी उसका शरीर अपने आप हिलने लगता है। वो टेबल से फिसलकर गिर पड़ता है। इसी वक्त शाओमेई अपने दोस्तों को दिन की सारी घटनाएं बता रही होती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। तभी सबके फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है, निकोल की मौत का लाइव वीडियो। अब सब डर जाते हैं और शाओमेई को यकीन हो जाता है कार्टर की बात सही थी। इस गेम को खेलना जरूरी है, नहीं तो मौत निश्चित
निश्चित है, लेकिन टाइसन और बाकी लोग अब भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तभी दाजुआंग वहाँ आता है विदा लेने। शाओ मेई की बातें उसे बहाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके हेडफोन में आवाज आती है, सच या साहस। उसे लगता है शाओ मेई उसे तंग कर रही है, पर दीवारों पर वही लाइन, फिर उसकी बाह में जलन, वहाँ भी वही लाइन उभरती है। अब उसे डर लगने लगता है। वो जल्दी से शाओ मेई को कॉल करता है और कहता है, मैं सच चुनता हूँ। शाओ मेई कहती है, सवाल का जवाब देना जरूरी है। प्रश्न था, जिससे प्यार करते हो उसे इजहार करो। दाजुआंग कहता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। शाओ मेई अब समझ जाती है गेम की बारी उसी क्रम में चल रही है जैसा उन्होंने चर्च में खेला था। अब अगला नंबर है एयर कुई का। जैसे ही उसका नंबर आता है उसे एक मैसेज मिलता है, साहस चुनो और शाओ मेई की हड्डी तोड़ो। एयर कुई ऐसा करने से इनकार करती है, लेकिन शाओ मेई खुद हथौड़ा लाकर उसे जबरदस्ती कहती है, करो नहीं तो तुम मर जाओगी। इतनी पागलपन भरी हरकतें देखकर टाइसन और लॉरा डरकर भाग जाते हैं। अब शाओ मेई को अस्पताल ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। चार्ली दुकान में चिप्स खरीद रहा है, तभी उसके पीछे एक अजीब हंसी वाला आदमी खड़ा होता है और फिर वहाँ आता है उसका पिता, जो एक पुलिस वाला है। चार्ली को बचपन से ही अपने सख्त पुलिस वाले पिता से डर लगता है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक उसके पिता के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान आ जाती है। सीन कट होता है। अब शाओ मेई अस्पताल में है, उसका हाथ बैंडेज किया गया है। तभी चार्ली वहाँ आता है और वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ। इस बार वो अपने डर का सामना करता है और कहता है कि अब वो अपने पिता से डरता नहीं। उसे ये कहकर बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अब अगला नंबर टाइसन का है, तो सभी मिलकर टाइसन को ढूंढने निकलते हैं और आखिरकार उसे मेडिकल कॉलेज में ढूंढ निकालते हैं। शाओ मेई राहत की सांस लेती है क्योंकि टाइसन बिल्कुल ठीक लगता है, पर तभी टाइसन अचानक पलटकर फिर से ऑफिस की तरफ लौट जाता है। अब सीन फिर से टर्न लेता है। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल होता है, वहाँ का इंटरव्यूअर अचानक कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है और पूछता है, सच बोलना चाहोगे या करोगे कोई साहसी काम, ट्रूथ और डेयर। टाइसन जरा भी सीरियस नहीं होता और कहता है, सच। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम कब से, पर सवाल पूरा भी नहीं होता और टाइसन का चेहरा अजीब तरह से बदलने लगता है और अगले ही पल इंटरव्यूअर की आंखों के सामने टाइसन अपनी जेब से स्टील की पेन निकालता है और खुद को ही उस पेन से चुभो देता है। टाइसन की मौत से सब लोग डर के साए में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि इस खेल में अगर तुमने सच चुना तो झूठ नहीं बोल सकते, वरना मौत। अब दाजुआंग एक नियम बनाता है, अब सब लोग सिर्फ सच ही चुनेंगे ताकि किसी को जान का खतरा न हो। लॉरा को उसके कमरे में छोड़कर बाकी लोग अब इस खेल के पीछे की सच्चाई को खंगालना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये खेल सबसे पहले कार्टर नाम के लड़के ने शुरू किया था। शायद वही इसे रोकने की चाबी भी हो। लेकिन जब वे कार्टर की जानकारी खोजते हैं तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब जगह कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। तभी आछुई नाम की लड़की इंटरनेट पर ट्रुथ और डेयर से जुड़ी जानकारी खोजती है और एक नाम सामने आता है, गिसेल। वो वही लड़की है जो वीडियो की शुरुआत में नजर आई थी। अब शाओ मेई और उसके दोस्तों को समझ में आता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वही सब गिसेल के साथ पहले हो चुका है। वे गिसेल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कार्टर की एक तस्वीर भी देख लेते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि गिसेल ही जवाब दे सकती है। वे उसे मैसेज भेजते हैं और अपनी पूरी कहानी बताते हैं, क्या हम मिल सकते हैं, प्लीज मदद करो। उधर लॉरा नींद नहीं आ रही थी तो वो फिर से वोदका पीने लगती है। जल्द ही वो नशे में चूर हो जाती है और बाथरूम में उल्टी करने चली जाती है। जैसे ही वह अपना चेहरा धो रही होती है, आईने में उसे एक जाना पहचाना लेकिन अजीब शख्स दिखता है जो कहता है, सच या साहस चुनो। लॉरा डर जाती है, लेकिन दाजुआंग की बात याद करके वो सच चुनती है। पर उस अजीब इंसान की आवाज गूंजती है, नियम ऐसे नहीं चलते, तुम्हें साहस चुनना ही पड़ेगा। इस बीच शाओ मेई और आछुई में किसी बात पर बहस हो जाती है। आछुई गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर निकलती है, लेकिन अगले ही पल वापस भागती हुई आती है और कहती है, जल्दी बाहर चलो। सब दौड़कर बाहर आते हैं और जो देखते हैं वो हैरान कर देता है। लॉरा छत के किनारे चल रही है। उसे साहस चुनने के लिए मजबूर किया गया था। चुनौती थी कि बोतल में मौजूद शराब खत्म होने से पहले उसे छत के चारों ओर घूमना होगा। नीचे से सब उसका पीछा कर रहे हैं और दाजुआंग खुद छत पर चढ़ जाता है ताकि गिरने से पहले वो लॉरा को पकड़ सके। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी रास्ते में एक तेज नुकीली लोहे की रेलिंग आ जाती है। कोई रास्ता नहीं। शाओ मेई फौरन नीचे जाती है, कार की चाबी उठाती है और उस रेलिंग को तोड़ने के लिए कार से टक्कर मार देती है। ठीक उसी समय लॉरा बोतल खत्म कर देती है, पर सौभाग्य से लॉरा बच जाती है। शाओ मेई की जान में जान आती है और तभी उसके फोन पर गिसेल का मैसेज आता है, मिलो। अब सब लोग गिसेल से मिलने निकलते हैं और वहीं उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है। शाओ मेई और बाकी सब लोग जब गिसेल से मिलते हैं तो गिसेल बताता है कि वो भी उस शमशान में गया था और वहाँ उसने वही खेल खेला था। उसके साथ एक दोस्त था, सैम, जो नशे में था और उसने गुस्से में शमशान में तोड़फोड़ कर दी थी। यहीं से शाप की शुरुआत हुई थी। उसके कई दोस्त धीरे धीरे मारे गए। वो बताता है कि उस खेल के पुराने नियमों के अनुसार अगर 3 लोग खेल में हों और 2 लोग सच चुने तो तीसरे को मजबूरी में डरावनी चुनौती यानी डर चुननी पड़ती है। कार्टर को लगा कि अगर वो कुछ और लोगों को चर्च में ले आए तो शायद ये शाप खत्म हो जाएगा, पर अफसोस वो आज तक नहीं छूटा। तभी अचानक गिसेल शाओ मेई का नाम पुकारता है, जबकि शाओ मेई ने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। अगले ही पल गिसेल जेब से एक पिस्तौल निकाल लेता है। वो शाओ मेई की तरफ बढ़ता है। उसका डर है शाओ मेई को मारना, पर तभी दाजुआंग और एरशुई कूद पड़ते हैं और गिसेल को जमीन पर गिरा देते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है। गिसेल की चुनौती अधूरी रह जाती है।
अब उसे सजा मिलती है और एक अंतिम गोली के साथ गिसेल की मौत हो जाती है। सीन बदलता है, अब सब लोग घर लौट आते हैं। चार्ली को किसी जरूरी काम से अपने घर जाना होता है। शाओ मेई शमशान की जानकारी निकालने में लग जाती है, पर तभी उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वो ऊपर से चार्जर लेने जाती है। दाजुआंग और एरशुई नीचे ही रहकर अपनी जांच जारी रखते हैं। वो पता लगाते हैं कि उसी शमशान में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें सिर्फ एक युवती बची, सोफी नाम की एक नन। उधर ऊपर शाओ मेई के साथ अजीब घटना घटती है। एक अनजान आदमी अचानक कमरे में आता है, उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है, सच या डर? नीचे मौजूद दाजुआंग और एरशुई को शोर सुनाई देता है। वो फौरन ऊपर भागते हैं। कमरे में घुसते ही वो देखते हैं वो आदमी अब सामान्य हो चुका है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या किया। एरशुई घबराकर शाओ मेई से पूछती है, तुमने क्या चुना? शाओ मेई चुपचाप जवाब देती है, डर, और जो काम उसे करने को कहा गया वो था दाजुआंग के साथ सोना। ये सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। शाओ मेई को यह कतई मंजूर नहीं। वो सबकी मना करने के बावजूद वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसने डर इसलिए चुना ताकि बाकी दोस्तों को बचा सके, पर जो नतीजा आया वो दर्दनाक था। और कुछ समय बाद वो वाकई दाजुआंग के साथ संबंध बना लेती है। सब खत्म होने के बाद वो अचानक दाजुआंग से पूछती है, अब तुम क्या चुनोगे? दाजुआंग कहता है, सच। और खेल का सवाल आता है, तुम सच में किससे प्यार करते हो? दाजुआंग कुछ नहीं कहता, पर शाओ मेई को महसूस हो जाता है कि वो दिल से एरशुई से प्यार करता है। उधर अकेली बैठी एरशुई शाओ मेई के फोन कॉल्स को नजरअंदाज कर रही है और अपने पिता के पुराने वीडियो देख रही है। तभी वो भी सच चुनती है और उसके पिता की रिकॉर्डिंग में अचानक अजीब बदलाव आने लगता है। पिता कहते हैं, अब वक्त है इसे इस्तेमाल करने का। दूसरी तरफ दाजुआंग को एक नया सुराग मिलता है। वो सोफी की लोकेशन ढूंढ निकालता है। शाओ मेई के साथ वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। दरवाजा सोफी की पोती खोलती है। जब उसे सब बताया जाता है वो कहती है, नानी किसी से नहीं मिलेंगी। उन्होंने 50 साल से एक शब्द भी नहीं बोला। शाओ मेई चर्च में ली गई तस्वीरें दिखाती हैं और कहती है, मेरे दोस्त एक एक करके मर रहे हैं। काफी इंतजार के बाद आखिरकार सोफी उन्हें मिलने के लिए बुला लेती है। वो उन्हें एक नोट देती है जिसमें सारी सच्चाई लिखी होती है। वो चर्च असल में एक मठ कन्वेंट था, जिसमें एक पागल पादरी लड़कियों को खेल खेलने पर मजबूर करता था। अगर कोई विरोध करता तो उसे यातना दी जाती। आखिर एक नन इस अत्याचार से तंग आकर एक राक्षस को बुलाने वाला मंत्र पढ़ती है। राक्षस ने पादरी को मार डाला, पर वो खुद उससे भी ज्यादा वहशी निकला। उसके आने के बाद कई ननें मारी गईं। आखिर उसी नन ने एक विशेष मंत्र विधान से राक्षस को फिर से बंद किया। इसके लिए जरूरी था 7 बार मंत्र पढ़ना और बलि की सामग्री को एक जार में सील करना। शाओ मेई वो जार देखती है। उसे तुरंत याद आता है वो जार वही टूटा हुआ जार है जो शमशान में मिला था। सोफी आगे लिखती है, अब दोबारा राक्षस को बंद करने के लिए उसी इंसान की जरूरत है जिसने जार तोड़ा था और उसे अपनी जीभ उस जार में डालनी होगी। यानी सोफी वही नन है जिसने राक्षस को बुलाया था और उसने अपनी जीभ खुद काट दी थी। अब वक्त नहीं बचा था। शाओ मेई और बाकी सब निकल पड़ते हैं सैम को ढूंढने, क्योंकि वही जार तोड़ने वाली थी और वही उसे फिर से सील कर सकती है। वे चार्ली के घर पहुंचते हैं। चार्ली का पिता आता है और चार्ली को नीचे बुला लेता है। वो बेटे से कहता है, तुम्हारे दोस्त एक एक कर मारे जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है बेटा। तभी उसके शब्दों से पता चलता है कि 2 लोगों ने सच चुना है। अब चार्ली को मजबूरी में डर चुनना होगा। चार्ली अपने पिता से माफी मांगता है, पापा जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए माफ कर देना। और फिर वो अचानक पिस्तौल उठा लेता है और अपने पिता को मारने की धमकी देता है। वो अपने पिता से कहता है, अब माफी मांगो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन उसके पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लड़की अब नाम बदलकर नैना, और दाजुआन ने ये सब देखा तो तुरंत बाहर की ओर भागने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली को पीछे से उसके ही पिता के एक साथी ने गोली मार दी और वहीं मौके पर ही चार्ली की मौत हो गई। अब खेल में बचे थे सिर्फ 3 लोग, नैना, दाजुआन और एरजुई। सब अब तक समझ चुके थे कि ये कोई आम खेल नहीं था, बल्कि कोई दुष्ट शक्ति उनके साथ खेल रही थी और ये खेल उनके अंदर छिपी सबसे कमजोर भावनाओं पर हमला करता था। इसी बीच दाजुआन का चेहरा फिर से बदल गया। अब बारी थी नैना के सच की। नैना ने बहुत नानुकुर की, लेकिन आखिरकार मान गई और उसने एक खौफनाक सच बताया। एक दिन मेरी अपने घर वालों से बहुत लड़ाई हुई थी। मैं गुस्से में एरजुई के घर चली गई। उस वक्त एरजुई घर पर नहीं था, सिर्फ उसका पिता था जो बहुत नशे में था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि मैं बच निकली, लेकिन जाते जाते मैंने गुस्से में कह दिया, तुम्हें अब जीने का कोई हक नहीं, जाकर मर जाओ। और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर एरजुई टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ने ये सब छुपाया था। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। नैना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तभी पुलिस आ गई और नैना को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। पुलिस को जिजेल नाम की एक लड़की की चैट हिस्ट्री से नैना की जानकारी मिली थी। जिजेल भी इसी खेल का शिकार हुई थी और अब उसके सारे दोस्त मर चुके थे। सिर्फ 2 लोग बचे थे, नैना और जिजेल का दोस्त सैम। नैना को जब ये पता चला तो उसे अचानक उम्मीद की एक किरण दिखी। तस्वीर देखकर वो पहचान गई, सैम असल में कार्टर ही है। पुलिस से छूटते ही नैना एरजुई के घर पहुंची, लेकिन वहाँ वो खुदकुशी करने ही वाला था। नैना ने उसे रोका, माफी मांगी। एरजुई ने कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, पापा पहले भी कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था शायद इस खेल से बाहर निकलने का कोई तरीका हो। तीनों ने मिलकर कार्टर सैम के अपार्टमेंट का रुख किया। दरवाजा तोड़ा गया। सैम ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन जब उसने देखा नैना के हाथ में हथियार है, वो डर के मारे चुपचाप बैठ गया। उसे लेकर तीनों लोग सीधे चर्च में पहुंचे। दाजुआन ने उसे एक छुरा दिया और कहा कि जो शाप निवारण की पूजा है वो शुरू करे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए
लिए पूरा चर्च कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति इस रिवाज को रोकना चाहती हो। लेकिन नैना नहीं रुकी। सैम ने जैसे ही तीसरी बार मंत्र पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। वो दाजुआन को वेदे आदेश देने लगा। अब बारी थी दाजुआन की। उसे कहा गया कि नैना और एर्जुई में से किसी एक को मार दे, पर वो फैसला नहीं कर पाया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी कुछ हुआ, उसकी आंखें फिर बदल गईं और वो सैम की तरफ दौड़ पड़ा। एर्जुई ने बीच में आकर उसे रोका। अब सैम को समझ आ गया कि वक्त नहीं बचा। उसने आखिरकार समझौता कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दाजुआन ने छुरा उठाया और सैम को वहीं मार डाला। इसके बाद उसने खुद की गर्दन पर भी छुरा फेर दिया। उसकी लाश देखकर नैना और एर्जुई फूट फूट कर रोने लगे। दाजुआन ने इसलिए खुद को मार दिया ताकि वो उस साहस वाले काम को ठुकरा सके और अपने दोस्तों को बचा सके। अब बारी थी एर्जुई की। नैना ने उसे समझाया कि अगली चाल में उसे साहस चुनना होगा, फिर उस टास्क को करने से मना कर देना होगा ताकि वो राक्षसी शक्ति भी नियम के दायरे में आ जाए। जैसा तय हुआ, एर्जुई ने साहस चुना। उसे आदेश मिला, नैना को गोली मारो। हालांकि वो नैना की योजना से अनजान था, फिर भी उसने भरोसा किया। गोली चलाई, नैना को लगी, लेकिन इससे एर्जुई का टास्क पूरा हो गया। अब बारी थी राक्षस की। नैना ने उससे पूछा, सच या साहस? नियम के अनुसार अब वो भी खेल का हिस्सा बन चुका था। राक्षस ने कहा, सच। नैना ने पूछा, ये खेल कैसे खत्म होगा? राक्षस बोला, जब तक सब मर नहीं जाते खेल कभी खत्म नहीं होगा। नैना समझ चुकी थी कि अब सिर्फ वही और एर्जुई बचे हैं और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अंत तय है। लेकिन उसने कुछ और ही सोचा था। उसने इंटरनेट पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने चर्च में हुई सारी घटना को रिकॉर्ड किया था। वीडियो के अंत में उसने सबसे पूछा, आपका चुनाव क्या होगा, सच या साहस? और क्योंकि नैना पहले से एक वीडियो क्रिएटर थी, उसकी वीडियो लाखों लोगों ने देखी और बिना जाने ही सैकड़ों लोग उस खेल का हिस्सा बन गए। अब उस दुष्ट खेल की बारी थी पूरे दुनिया से लोगों को चुनने की। अब अगली बारी कब आएगी, किसकी आएगी, किसी को नहीं पता। फिल्म खत्म। स्मार्ट एक्सप्लेनर पर जुड़े रहिए। अगली बार किस फिल्म की सच्चाई चाहिए बताइए कमेंट सेक्शन में।